अब यहाँ पर देखें सवाल है और वसीयत का असली हकदार कौन होता है। तो देखें वसीयत जो है ना, वसीयत अगर कोई भी व्यक्ति लिखता है, कोई भी व्यक्ति अगर वसीयत लिखता है तो उसका असली हकदार कौन होगा। तो ये तो डिपेंड करता है किसके ऊपर, वसीयत जो करता है। आप कहेंगे ना कि वसीयत जो करता है इसका कोई मर्जी होगा, तो इसके मर्जी के ऊपर होता है। मान लेते हैं वसीयत करता ने आप कहें कि 1990 में एक वसीयत बना दिया, ठीक है, 1990 का वसीयत बनाया और ये जो है अपने बेटा के नाम से बना दिया। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर 1998 का जो है टाइम पीरियड आया, ये वसीयत करता जो है अपनी फिर बेटी के नाम से वसीयत बना दिया। तो मतलब ये हो गया कि वसीयत करता जब पुराना वसीयत को जो अब मतलब नहीं है, नया वसीयत जो बना वही मान्य होगा। तो ये हो गया कि वसीयत का असली हकदार जो है वही होगा जिसका वसीयत सबसे लास्ट में बना हुआ है। वसीयत करता जो है यानी उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि अब अंत में हम ये संपत्ति किसको देकर जाएंगे। अब उसमें वैलिड अनवैलिड बहुत सारे कंडीशन ये उत्पन्न होता है कि वसीयत में कि आखिर कौन जो है उसका हक प्राप्त करेगा, कौन हक प्राप्त नहीं करेगा। ऐसे आपके साथ भी कोई समस्या है तो आप अपना अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, कमेंट बॉक्स में जाना है, अपना समस्या को लिखना है। हम वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सा रास्ता सही है, आपका फैसला कब तक हो सकता है, आपका फैसला आपके पक्ष में होने की कितनी संभावनाएं हैं, आपके पास जो है क्या क्या साक्ष्य होने चाहिए, आपका कागजात कहां से निकलेगा, यानी आपके जमीन का कब्जा वापस कैसे आएगा। जो भी समस्या है आप उस समस्या को बता सकते हैं। हम वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि आखिरकार आपको क्या करना चाहिए। कोई भी वसीयत जो है अगर वो है वसीयत सही तभी माना जाता है कि ये सही तरीका से लिखा गया हो, यानी अगर सही तरीके से वसीयत लिखा गया है तो ये वसीयत सही है, लिखने का तरीका सही होना चाहिए। उसके बाद जो वसीयत करता है, जिन्होंने वसीयत लिखा है, तो वसीयत करता जो भी व्यक्ति है उसका सबसे यहाँ पर एक महत्वपूर्ण है कि वो मानसिक रूप से सही होना चाहिए। यानी कोई भी पागल है, मानसिक रूप से बीमार है, तो वो व्यक्ति जो है ना वो वसीयत नहीं लिख सकता। कोई दिमाग का ही इलाज करा रहा है, उसका मानसिक स्थिति सही नहीं है, उससे आप वसीयत लिखा लिए, तब तो ये हो गया कि जब उसको दिमाग ही नहीं था तो आप उससे जमीन हड़पने का काम किए हैं। और साथ में कम से कम जो है ना 2 गवाह भी चाहिए, गवाहों के हस्ताक्षर चाहिए। देखें इसमें होता है ना कि आप अपनी मृत्यु के बाद ये तय करते हैं कि हम संपत्ति किसको देना चाहते हैं। मतलब आपके पास जो संपत्ति है और आपने तय कर दिया कि मेरी जब मृत्यु हो जाएगी तो इस संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा। आप ये तय करते हैं कि मेरी संपत्ति का हकदार कौन होगा। आप ये तय करते हैं कि मेरी संपत्ति का देख रेख कौन करेगा। ये है वसीयत। अगला सवाल है कि एक दादा अपने पिता का अकेला संतान है, तो यानी जो एक तरह से दादा हैं तो उनका भी पिता होंगे, पिता उसके बाद जो है आपके दादा हैं। अब ये कहानी ये हो गया कि जो दादा है ना, दादा से जो है 3 संतान है, तो दादा से यहाँ पर 3 गो संतान हो गया, ठीक है। कुल जमीन जो है 60 एकड़ है और सभी खाता में जो है ना यहाँ पर अंशुमन जो है वो किया हुआ है। लेकिन एक दादा जो कि अकेला भाई है वह 6 आना जमीन जोतता है। 3 भाई जो है एक तरफ है और वह जो है 10 आना जमीन जोतता है। अंश बराबर होने के बावजूद भी वह अधिक जमीन जोतता है। टाइटल सूद मुकदमा कर दिया, क्या होगा देखें। मान लेते हैं आप मुकदमा कर दिए हैं ना, तो मुकदमा कर दिए हैं तो जिस दिन फैसला आएगा कोर्ट का, ठीक है, फैसला आएगा तो जहां पर कानून के नजर में हक बराबर है, मतलब ये है कि कोई अगर ये जमीन का एक टुकड़ा है, अब अगर 3 भाई है, कानून की नजर में ये कानून कहता है कि तीनों भाई का समान अधिकार है। अब एक भाई ने क्या किया कि वो अधिक जमीन जो है डिवाइड कर लिया, ये इतना ले लिया, बाकी 2 को कम मिला हुआ है। कानून की नजर में अब ये कम क्यों मिला, इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब देगा ये व्यक्ति, यानी ये जो पहला भाई है ये जवाब देगा। ये बताएगा ना कि अधिक हम क्यों लिए हैं, क्या कारण है, किस वजह से लिए, खरीदे हैं, पैसा दिए उसके एवज में, क्यों लिए, क्यों रखे हुए हैं।
हर बात का जवाब देना पड़ेगा। देखें, मौखिक तौर पर जो है ना आप किसी की संपत्ति को हड़प नहीं सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हर बात का जवाब तो देना ही पड़ेगा। और यहाँ पर तो जबकि दावेदारी यहाँ पर वही है कि जमीन जो है उसमें मेरा समान अधिकार होना चाहिए, तो समान अधिकार मिलेगा। अगला सवाल है, नमस्कार सर, यहाँ पर मेरे दादाजी के नाम से CS खतियान है और लगान रसीद भी है, RS खतियान में भी मेरे दादाजी के नाम से है, लेकिन अंश में एक नाम जो है यहाँ पर दर्ज कर दिया गया जिससे हम लोगों को कोई संबंध नहीं है। ऑनलाइन जमाबंदी भी करा लिया लेकिन दखल कब्जा हमारा है। देखें, इसमें ये अब सोचने की जरूरत नहीं है। मान लेते हैं कि जो वो आदमी है ना, वो अगर आपके जमीन में, आपके खतियान में अगर नाम दर्ज करवा लिया है, ना करवा लिया हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है, तो आप जाकर उससे कहेंगे कि जमीन आप हमको रजिस्ट्री कर दीजिए, वो कर देगा। तो अगर ये संभव है कि वो कर देगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं थोड़ा खर्च करके हम उससे जमीन रजिस्ट्री, पैसा नहीं देना उसको, मतलब जमीन की कीमत नहीं देना जो सरकार को टैक्स देना मौखिक तौर पर, वो व्यक्ति बेईमान नहीं है। लेकिन जिसका RS खतियान में नाम दर्ज है, जमीन का जमाबंदी कायम है, क्या वो जमीन बेच सकता है? बिल्कुल बेच सकता है। CS खतियान में है, क्या है नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं। कुछ भी कर लेंगे, बेचने से नहीं रोक पाएंगे। खरीदार जमीन को खरीदेगा। यहाँ पर एक जो खरीदार आएगा वो जमीन को जो है खरीदार खरीदेगा भी, और साथ में वो दाखिल खारिज भी करा लेगा, उसमें भी आप रोक नहीं लगा पाएंगे। आप कुछ भी यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। किस बात का ऑब्जेक्शन आप लगा रहे हैं? CS खतियान अधिकारी को देखने का काम नहीं है, रेवेन्यू ऑफिसर को देखने का काम नहीं, कौन देखेगा? तो आखिरकार ये CS खतियान आपका है, आपका जमीन है, आपके दादा का नाम से, तो कौन देखेगा इसको? इसको देखेगा सिविल कोर्ट, और सिविल कोर्ट को आप दिखाएंगे कि देखें कि मेरा CS खतियान है और RS खतियान, हमने जमीन नहीं बेची, हमारे दादा ने जमीन नहीं बेची, CS खतियान है, लगान रसीद भी मेरा है उससे। यानी एक तो CS खतियान भी हो गया, साथ में लगान रसीद भी है। ना हमने जमीन बेची है, ना हमारे दादा ने जमीन बेची है। तो आखिरकार जब ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो ये जमीन जो है आखिरकार कैसे हो गया? ये तो बड़ा सवाल है ना, कि अगर हमने जमीन नहीं बेची है तो RS खतियान में गया कैसे? तो नहीं जाना चाहिए था। RS खतियान वाले से पूछा जाएगा कि आप बताइए जमीन खरीदे हैं तो जमीन का केवाला होगा, दिखाइए। तो कोई केवाला नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं, जब कोई साक्ष्य नहीं है तो फिर ये जमीन आपका नहीं होगा। ये जमीन वापस करनी होगी। ये जमीन जिसका है, जिसका कानूनी अधिकार है, उसको मिलेगा। अगला जो सवाल है ये देखें, करें कि सर जो है ना, मेरे छोटे चाचा अपने हिस्से का जमीन पहले ही बेच लिया और उन्होंने 1000 के स्टाम्प पेपर पर बाउंड करके दे दिया कि अब जो जमीन बचा हुआ है ना, वो मैं यहाँ पर ना मैं बेच सकते हैं और ना मेरी पत्नी ना बेटा बेच सकते हैं, क्योंकि मैं अपना हिस्सा जमीन बेच दिया हूँ। इसके बाद भी उन्होंने जमीन बेच दिया, तो हम लोग क्या करेंगे क्या? देखें, सबसे पहले कोर्ट में केस फाइल कर दें। कोर्ट में जो है, कोर्ट में टाइटल सूट का दावा कर दें। यहाँ पर टाइटल सूट का दावा ये होगा ना, मालिकाना जो जमीन बेचा गया है ना, उस मालिकाना का दावा करेंगे, और साथ में इसके पार्टीशन को दिखाएंगे कि आपके छोटे चाचा जो जमीन पहले भी बेचे, एक तो बिना बंटवारा का जमीन बेच दिए। अब है कि ऐसे में होगा क्या, जब ये मामला कोर्ट में जाएगा, सिविल, देखें, सेल डीड को कैंसिल कराने के लिए आपको सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा। जमीन की रजिस्ट्री हुई है, अब वो रजिस्ट्री को अगर आपको रद्द करवाना, कैंसिल करवाना, आपको सिविल कोर्ट में अपना पक्ष रखना पड़ेगा। तो उन्होंने जो लिख के दिया है स्टाम्प पर, मान लेते हैं कि देखें, ये तो होता है जो भी है मौखिक दस्तावेज ही बना है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका सिग्नेचर है, दस्तखत है, और ये बात जाकर अगर वो कोर्ट में स्वीकारेंगे, नहीं स्वीकारेंगे तो सिग्नेचर की जांच होगी, उसमें जो गवाह होंगे, पंच होंगे, उनकी जांच होगी। तो देखें, हर बात को झुकलाया नहीं जा सकता। झुकलाने वाला तो बहुत झुकलाने का प्रयास करता है, ऐसे में तो कहीं सच सामने आएगा ही नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। यानी आप कोई अगर ये फरेब करता है ना, वो दिखता है कि ये व्यक्ति जो है वो जालसाजी कर रहा है, ये व्यक्ति जो है वो फरेब कर रहा है,
तो इसलिए जो है ना वो जमीन को आप वापस जो है प्राप्त कर पाएंगे। और ऐसे भी हम आपको बता देना, पैतृक संपत्ति अगर कोई भी हिस्सेदार जो है ना, अगर आपसे बिना पूछे जमीन अगर बेच दिया तो कभी भी आप उस पर दावा कर सकते हैं और जमीन को वापस प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल है सर, मेरा आखिरी सवाल है, जवाब जरूर देना। और जो हमारे दादाजी 3 भाई थे, उसको जो है ना जमींदार से हुक्मनामा से 6 एकड़ 21 डिसमिल जमीन मिला था। 3 ने भाई के साथ में जो है खेती करके खतियान किसी दूसरे के नाम से और बाद में हुक्मनामा से जमीन दादाजी को मिला। इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर जो चौकीदारी जो है रसीद, मालगुजारी रसीद एक भाई के नाम के साथ जो है जो भी ये लिखा हुआ कट रहा था। अभी भी उसमें से एक भाई का जो बेटा ने सब जमीन को यहाँ पर जो है कर लिया है, किसी दूसरे को उस पर जमीन पर जो है कब्जा जो है कर लिया है, सीओ को मिला लिया अपने तरफ से दमक। देखें कागजात में अब जमीन का यहाँ पर जो है मिल पेपर, रजिस्ट्री, जमाबंदी नहीं निकल पाया, जिसमें कि 3 भाई के नाम से जो है केस भी यानी हार गया। जमींदार से जो है वहाँ पर लोकल जो रहने वाले उन्होंने जो है ना पेपर जमाबंदी किया गया, नहीं मिला। उस टाइम से अब जो है कब्जा करने वाला सब जमीन यहाँ पर बेच दिया। अब हमें पेपर निकाल के यहाँ पर दिखाया था तो वो बोलता है कि रिटर्न एक भाई के नाम से है, इसको है ना, इसको रिटर्न भी यहाँ पर दिखाएंगे। देख ये भी जो भी है यहाँ पर 59 ईयर देखें, इसमें हुक्मनामा से संबंधित एक पटना हाईकोर्ट का फैसला है, जो कि आखिरकार हाईकोर्ट ने इससे संबंधित क्या फैसला दिया है। तो हाईकोर्ट का ये फैसला आपको देखने के लिए आपको हमारे प्लेलिस्ट में जाना होगा, और हाईकोर्ट का फैसला है, उसमें ये हुक्मनामा को लेकर ही ये विवाद हुआ था। हुक्मनामा से जमीन और अधिकार को लेकर विवाद हुआ था। लेकिन यहाँ पर देखें क्या होता है कि जमीन में अगर कोई जमीन प्राप्त होता है, 3 भाई को ये जमींदार से हुक्मनामा से प्राप्त हुआ, अब ये कागजात नहीं मिल रहा है, वर्षों से इस पर दखल है, वर्षों से इस पर अगर दखल कायम है और आपको बेदखल किया गया है तो आपके पक्ष के गवाह होने चाहिए। सबसे बड़ी बात है यहाँ आप अपनी गवाही से जो है जीत सकते हैं ये केस। आपके वकील इस बात का पक्ष रखेंगे कि ये जमीन पहले इनके पास थी, हुक्मनामा में ये जमीन सभी ये उन्हीं के वंशज हैं, आज से जमीन नहीं है। नहीं तो कोई भी आज जो जमीन का उपयोग कर रहा है ना, जो आपकी जमीन को कब्जा कर लिया, जो आपकी जमीन को अपना बता रहा है, वो पुराना साक्ष्य निकाल कर दिखाए कि जमीन उनके पास कैसे आया। हर साक्ष्य मौजूद होना चाहिए अपना बताने के लिए। मान लेते हैं ये जमीन का टुकड़ा, आज आप इस जमीन पर खेती कर रहे हैं ना, आप बताएंगे ना कि ये जमीन कहाँ से आपको आया, तो बोलेंगे कि मेरा खतियानी जमीन है। तो ठीक है, आपका खतियानी जमीन है तो नया खतियान में आपका नाम दर्ज है, आपके पिता का नाम दर्ज है, आपका दादा का नाम दर्ज है। उसके बाद ये उसके पहले कहाँ से आया, ये साक्ष्य कौन देगा? तो ये जो साक्ष्य है ना कि जमीन या तो आपके पूर्वज ने जमीन का केवाला लिया, या तो आपके पूर्वज ने जमीन जो है कहीं से दान में प्राप्त कर लिया, या तो आपका जो है यहाँ पर पुराना खतियान जो भी है यानी अंग्रेजों के समय जो तैयार किया गया वो भी आपके नाम से है। तो सारा सिचुएशन तथ्य देखने के बाद जो है निष्कर्ष निकलता है। इसलिए पुराना साक्ष्य भी बेहद जरूरी है, और नहीं निकलता है तो आपकी दावेदारी वर्षों से जो अगर दखल था आपका, आपको बेदखल किया गया, उस आधार पर भी आप अपना दावा पेश कर सकते हैं। अगला जो सवाल है देखें, पिता अपने पुत्र की शादी कर दी, शादी कुछ साल बाद एक को जन्म के बाद जो है पिता की मृत्यु हो जाने के बाद जो है अपने ही खतियानी जो है यहाँ पर गिरी जो है पर यहाँ पर बसा दिए। समय शांति जो है पूर्वक बीतता गया, पूर्वज सभी के मृत्यु हो जाते हैं, सभी का वंशज बढ़ जाता है, और अब पिता के जो वंशज पुत्री के वंशज को जो है टाइटल सूट केस करके वहां से भगाना चाहते हैं। सही सलाह दे। देखें ये जो है ना, सबसे पहले ये जो है कि आखिर ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में कानूनी हक जो है क्या कहता है। और देखें आज जो है ना कोई भी ऐसा प्रयास कर ले, पिता है, अब पिता का देखें यहाँ पर जो है ना बेटी है, बेटी का वो क्या करते हैं विवाह कर देते हैं, बेटी का विवाह होता है। लेकिन
किसी कारणवश जो है, ये आप कह सकते हैं दुखद बात है कि जो उसकी यहाँ पर ये पति हैं, है ना, पति हैं, उनकी जो है मृत्यु हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जो परिवार का मान लेते हैं उत्तराधिकारी होगा, बेटी है, तो पिता है अपना, बेटी मान लेते हैं, ये पति का मृत्यु हो गया, उससे क्या लेना देना। बेटी जो है पिता के घर में रह जाती है, उसको बसाया गया, रहने के लिए दे दिया गया, तो बेटी का ऐसा नहीं हक खत्म हो जाएगा, कानूनी अधिकार है। बेटी परिवार की उत्तराधिकारी है अभी वर्तमान में। तो कोई अगर ये सोचे ना कि अब पिता का मान लेते जो भी वंशज है, पुत्री के वंशज को अगर टाइटल सूट करके हटाना चाहे ना, तो नहीं हट सकते हैं वो। इसलिए सबसे पहले तो वो जो है ना उस जगह पर कायम है। और अगर आपके नाम अपने नाम से जमीन करवा चुके हैं, आपके नाम से जमीन का रसीद कट रहा है, आप सरकार को राजस्व दे रहे हैं, ये सभी अगर है, ऐसा आप कर रहे हैं, तो फिर इतना आसान नहीं है कि आपको कोई बेदखल कर सकता है। अगला सवाल है, सर मैं जो है अपनी मम्मी के पास रहती हूँ और अपनी मम्मी की सेवा कर रही हूँ, क्या मेरे जो है ना क्या यहाँ पर मेरा हक नहीं है? तो देखें, आप अपनी माँ की सेवा कर रहे हैं, अपनी मम्मी का जो है सेवा कर रहे हैं, और रही बात यहाँ पर जो हक की बात है ना, हक की बात, तो यहाँ पर जो हक बनता है, जो कानूनी अधिकार बनता है, वो आखिरकार क्या है कानूनी अधिकार? कि मान लेते हैं कि एक बेटी है तो वो अपने माँ के पास रह रही है, लेकिन उनके पिता के पास अगर कोई संपत्ति है, पिता का मृत्यु हो चुका है, तो पिता के जिसने वंशज होंगे, मान लेते हैं बेटा है, बेटी है, तो बेटी जिस दिन चाहेगी कि नहीं मुझे पिता का संपत्ति में हक चाहिए, और कुछ चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे अपना जो पिता का संपत्ति है उसमें क्या चाहिए, हक चाहिए, तो वो हक जो है लेकर रहेगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो है अपनी मम्मी की जो है सेवा यहाँ पर कर रही हूँ, और मेरा हक नहीं, बिल्कुल आपका हक है, और आप स्वतंत्र हैं, अपना हक जिस दिन आप चाहेंगे हमें लेना है। देखें, आप मान लेते हैं कोई नहीं देना चाह रहा है, ये भी होता है कि बेटी हक मांग रही है, आप कहेंगे हम कैसे ले लें, हमको तो हक दिया ही नहीं जा रहा है, ना कहीं पर हमको जमीन में हिस्सा नहीं दिया जा रहा है, कहीं पर हमको मकान में हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। तो देखें, आपको नहीं दिया जा रहा है ना, तब आप उसके ऊपर जो है टाइटल सूट का केस, आप उसके ऊपर पार्टीशन सूट का केस फाइल कर देंगे। इससे पहले जो है आप कानूनी तरीके से जो है आप चाहें तो एसडीएम के पास आप जाकर आवेदन दे सकते हैं, ताकि क्या होगा कि एक दबाव बने वहाँ से कि आप क्यों नहीं, ये उत्तराधिकारी है, आप इसका हक क्यों ले रहे हैं, क्यों बेदखल कर रहे हैं, इनको क्यों भगा रहे हैं, कोई अगर तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, इन सब सभी समस्या से जो है आपको हल यहाँ पर निकल जाएगा। और इसे फिर भी कुछ भी कर ले नहीं दें तो फिर टाइटल सूट, पार्टीशन सूट है, बंटवारा का केस है, जितना भी उत्तराधिकारी है सबका समान अधिकार होगा। वो भी हम बता देते हैं कि साथ में मान लेते हैं माँ अगर आपके साथ है ना, तो माँ भी पिता की मृत्यु के बाद माँ भी पिता का जितना हक बनेगा, शेयर बनेगा, तो आपको 2 हक मिल सकता है, एक माँ वाला, एक आपका। तो इसलिए ये भी आप सोच लें, डबल हक मिलेगा माँ अगर सपोर्ट में है। तो ऐसा नहीं है कि माँ घर में जो सदस्य है, पिता नहीं है, पिता अगर नहीं है अब इस दुनिया में, तो पिता का जो भी हक बनता था वो माँ का बनेगा। मतलब माँ अब यहाँ पर एक हिस्सेदार हो गई, बेटा भी हिस्सेदार हो गया, बेटी भी हिस्सेदार हो गई, और माँ भी एक हिस्सेदार हो गई, तो माँ को भी शेयर देना पड़ेगा। जब कोर्ट में जाएगा ना, तो यहाँ पर जितना भी एक तरह से उत्तराधिकारी है, जितना भी हकदार है, सभी को तो डिवाइड करेगा प्रॉपर्टी। तो एक हिस्सा यहाँ पर कितना, एक हिस्सा किसको मिला, माँ को, और एक हिस्सा किसको मिला, बेटी को, बेटी को भी एक हिस्सा, तो 2 हिस्सा हो गया। अब यहाँ पर अगर मान लेते 2 बेटा है, तो 2 बेटा को एक हिस्सा मिला, दूसरे बेटा को एक हिस्सा मिला। लेकिन ये माँ बेटी एक साथ है, तो 2 हिस्सा आप कह सकते हैं जो है वो इस तरीके का प्रॉपर्टी है, 4 हिस्से में बटा। अब ये दोनों जो है कह सकते हैं माँ और बेटी को मिल गया। अब ये एक बेटा है तो बेटा को मिला, ये दूसरा बेटा है तो दूसरा बेटा को मिला। तो माँ बेटी को मिलाकर देख सकते हैं कि जो है यहाँ पर कितना शेयर, एक यानी जो है आपका ज्वाइंट हो गया, बड़ा हो गया। अब यहाँ पर देखें कि जो ये आरएस खतियान है, तो आरएस खतियान में क्या हुआ कि 32 डिसमिल जो जमीन है वो दर्ज हुआ, 32 डिसमिल जमीन दर्ज हो गया। लेकिन चकबंदी जो खतियान है में सुधार हो गया,
तो मेरा 22 डिसमिल हो गया है, उसका जो है 10 डिसमिल मेरे नाम से जमाबंदी भी यहाँ पर कायम है। चकबंदी खतियान की यहाँ पर क्या वैल्यू है, तो देखें आपका जो रिविजनल सर्वे खतियान है उसमें 32 डिसमिल ज़मीन जो है दर्ज हो गया है। लेकिन मान लेते हैं कि अगर आपका कोई ऐसा पुराना दस्तावेज अगर है, पुराना जो दस्तावेज जो आपके आरएस जो खतियान है उससे पहले बना हुआ, मान लेते हैं कि एक सीएस खतियान है कि जो कि आरएस खतियान से पहले बना, और ये सीएस खतियान जो है वो पुराना चकबंदी है। ये हो गया कि पुराना जब चकबंदी किया गया उस समय का ये दस्तावेज है। तो अब इसमें जो दर्ज होगा आगे वही दर्ज होना चाहिए। तो अगर 22 डिसमिल पहले है, खतियान में सुधार यहाँ पर हो गया मेरा, लेकिन जो है कि 22 डिसमिल हो गया और उसका जो है 10 डिसमिल मेरे नाम से जो जमाबंदी भी कायम है। तो देखें होता क्या है, तो सीएस खतियान हो, आरएस खतियान हो, चकबंदी खतियान हो, यानी आखिरकार जब कानूनी मान्यता की बात होती है, अगर देखा जाए कि हम कानून अगर मान लेते हैं कोई सीएस खतियान किसी के पास है, किसी के पास जो है आरएस खतियान है, रिविजनल सर्वे खतियान है, और किसी के बाद जो है यहाँ पर चकबंदी खतियान है, चकबंदी खतियान है, तो कोर्ट में सबसे मजबूत खतियान कौन सा माना जाएगा। तो देखें कोर्ट में यानी जो साक्ष्य होगा किस आधार का दावेदारी हो रहा है, लेकिन सीएस जो कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान है जो कि बहुत पहले अगर तैयार हुआ है और उसके बाद जो है ये सारे दस्तावेज बने हैं, यानी सबसे पुराना जो ओल्ड डॉक्यूमेंट जो भी बना होगा उसका कानूनी मान्यता होगा, यानी वो कोर्ट में भी मान्य होगा, वो साक्ष्य के तौर पर आप कोर्ट में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये है पूरा प्रक्रिया। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।